नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बड़ी खबर का रुख करेंगे। नागरिकता संशोधन कानून पर केंद्र सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी। आज नागरिकता संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा। कोर्ट ने 19 मार्च को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को 3 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। सीएए के खिलाफ 237 याचिकाएं दायर की गई है। इन याचिकाओं में से 20 में कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल है। 9 अप्रैल को इस पूरे मामले की दोबारा सुनवाई होगी। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में जवाब तलब की गई थी 2 हफ्ते के बीच और आज कोर्ट को सीएए मामले पर फिर से जवाब तलब किया जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट में सीएए पर जवाब दाखिल करेगी केंद्र सरकार। 3 हफ्ते का समय आपको बता दें कि केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दिया गया था। इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया जाएगा। कोर्ट ने 19 मार्च को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को 3 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। आज वो तारीख है जिस दिन केंद्र सरकार की तरफ से सीएए को लेकर के जवाब दाखिल किया जाएगा। आपको बता दें कि सीएए के खिलाफ 237 याचिकाएं दायर की गई है। इन याचिकाओं में से 20 पर कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है, जिसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की टीम है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सीएए पर 3 हफ्ते का समय केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दिया था, जिस पर आज केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में सीएए को लेकर जवाब दाखिल करेगी। आपको बता दें कि सीएए पर कई याचिकाएं दाखिल की गई है कोर्ट में। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज रुद्रपुर में जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी ने जिसको लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली है। सीएम धामी ने खुद इन तैयारियों की समीक्षा की है और भाजपा का लक्ष्य है कि इस महारैली में ज्यादा से ज्यादा लोग जुटे। आपको बता दें कि 1 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी ने इसको लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद तैयारियों की समीक्षा की है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनसभा आयोजित होना है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों को जुटाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। रुद्रपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड में चुनावी बिगुल फूंकने के तौर पर इसको देखा जा रहा है, जहां बीजेपी आज बड़ी तैयारियां कर रही है। मुख्यमंत्री धामी खुद इन तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तैयारियों की समीक्षा खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। 1 लाख से अधिक लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है बीजेपी की तरफ से, जहां रुद्रपुर में जनसभा करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आम लोगों को संबोधित करेंगे और निश्चित ही चुनाव अभियान को तेज करने का एक और प्रकरण इसको माना जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने खुद तमाम तैयारियों की समीक्षा की है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें 1 लाख से अधिक लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। अगली खबर का रुख करेंगे। रीवा, शहडोल और जबलपुर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर प्रचार प्रसार करेंगे। आपको बता दें कि 1:25 पर शहडोल में जेपी नड्डा के साथ भी सीएम एक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। शाम 6 बजे शहीद स्मारक जबलपुर में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा। वहीं शाम 7:10 पर स्थानीय कार्यक्रमों में भी मुख्यमंत्री भाग लेंगे। कई कार्यक्रम आज एक साथ मुख्यमंत्री के हैं, जहां शहडोल में जेपी नड्डा भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 6 बजे शहीद स्मारक जबलपुर में मुख्यमंत्री मौजूद होंगे, जिसके बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि रीवा, शहडोल और जबलपुर में रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। लोकसभा चुनाव के लिए
प्रचार प्रसार की गति को डॉक्टर मोहन यादव तेज करेंगे। आज 1:30 बजे शहडोल में जेपी नड्डा के साथ भी वो एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं शाम 6 बजे शहीद स्मारक जबलपुर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद होंगे। शाम 7 बजे स्थानीय कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। लोकसभा चुनाव को लेकर तेज की गई तैयारियों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कई कार्यक्रम होने हैं, जिसमें रीवा, शहडोल और जबलपुर में मुख्यमंत्री के आज कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। शहडोल में जेपी नड्डा का साथ भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मिलेगा, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शहडोल में चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री के साथ। वहीं जबलपुर में भी सीएम कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जनसभा करेंगे, जनसंवाद करते हुए नजर आएंगे। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ भोपाल ब्यूरो हेड नीरज श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। नीरज, तमाम जानकारियां चाहेंगे आपसे। मुख्यमंत्री के 3 जगहों पर बड़े कार्यक्रम हैं, चुनावी कार्यक्रम बताए जा रहे हैं और जेपी नड्डा के आगमन की भी बात कही जा रही है। पूरे मामले पर अपडेट चाहेंगे, साथ ही सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से चुनावी बिगुल फूक चुका है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरी तरह से जो है चुनावी कमान संभाल ली है और लगातार कई क्षेत्रों के जो है दौरे कर रहे हैं और जनता से जो है जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आज रीवा, जबलपुर और शहडोल का जो दौरा है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का प्रस्तावित है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय प्रवास पर है। अगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात की जाए तो सुबह 8 बजे छिंदवाड़ा से रीवा जाएंगे और 8:55 रीवा के स्थानीय कार्यक्रमों में जो है शामिल होंगे और सुबह 10:45 पर जबलपुर पहुंचेंगे। और इसके बाद जो है बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके साथ जो है कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे प्रबुद्धजन के साथ संवाद का जो है कार्यक्रम है जो शहडोल में रखा गया है उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा शहडोल के जो स्थानीय कार्यक्रम है लगभग 1:45 बजे उसमें शामिल होंगे और शाम को 5 बजे जबलपुर लौटकर बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में जो है शामिल होंगे। यानी कि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं को मजबूती देने, कार्यकर्ताओं के काम में धार देने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि जिससे जो लोकसभा चुनाव है उसमें कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ लगे रहे और कहीं ना कहीं कार्यकर्ता पूरी दमखम के साथ जनता के बीच जाए और जो है सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, जो हितग्राही है, उनसे संपर्क करें, उनको बताएं कि सरकार ने, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो प्रदेश सरकार हो, उसने विगत अपने कार्यकाल में जनता के लिए क्या क्या किया है, कितनी सौगातें दी है और कहीं ना कहीं बूथ से लेकर तमाम जो जिला अध्यक्ष है, बूथ लेवल के कार्यकर्ता है, वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी नीरज, उसके साथ ही जानना चाहेंगे कि कार्यकर्ताओं के बीच जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो किन मुद्दों को लेकर पहुंचेंगे, क्योंकि चुनावी अभियान की तरह से इसको देखा जा रहा है, तो चुनाव की बात निश्चित की जाएगी। बीजेपी किन योजनाओं के बूते पर जनता के बीच पहुंचेगी, इस बारे में बात करना चाहेंगे। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि 3 बड़े कार्यक्रम हैं, अलग अलग जगहों पर हैं, क्या कुछ तैयारियां चल रही है मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत के लिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कहा जाए तो बीजेपी के पास जनता के सामने बताने के लिए बहुत कुछ है। चाहे वो राम मंदिर की बात की जाए, धारा 370 की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं ये धारा 370 और राम मंदिर के बारे में बताते नजर आएंगे। इसके अलावा जबलपुर में जो प्रबुद्धजन का जो सम्मेलन है उसको संबोधित करेंगे। साथ ही जो शहडोल है वहाँ के गांधी चौक पर जो है जनसभा को संबोधित करेंगे और शक्ति केंद्र प्रमुख बूथ अध्यक्ष त्रिदेव के सम्मेलन को जो है संबोधित करते हुए नजर आएंगे। यानी कि साफ तौर से कह सकते हैं कि पूरा जो कार्यक्रम है वो चुनावी है और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए है। जी नीरज, साथ ही जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी के पास बताने के लिए बहुत कुछ है, राम मंदिर है, तमाम सारी वो योजनाएं हैं जो बीजेपी ने पुराने चुनाव में किए थे जिसको पूरा किया। क्या नए चुनाव में, आगामी लोकसभा चुनाव में नई योजनाएं नहीं है, नए विचार नहीं है बीजेपी के पास? क्या पुरानी चीजों को गिनवा करके चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, बिल्कुल, एक तो सबसे पहले बीजेपी बात करती आती है किसानों की आय दोगुनी करने की। तो कहीं ना कहीं किसानों को लेकर
जो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है वो लगभग अंतिम रूप उसको दिया जा चुका है। कल बैठक थी दिल्ली में जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए थे, पूर्व जी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए थे। हालांकि जैसे जिस तरह से देखा जाए तो विपक्ष हमेशा से विपक्ष जो है बेरोजगारी के, किसानों के, अपराध के मुद्दों पर जो है सरकार नजर आ रही। माना जा रहा है कि जो अब बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आएगा उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, किसानों को लेकर हो। नीरज, लेकिन या किसान वर्ग तो बेहद नाखुश है बीजेपी सरकार से। अभी हमने हाल ही में किसानों का आंदोलन भी देखा है, तो ऐसे में मैनिफेस्टो में किसानों को खुश करने की कवायद कितनी कारगर रहेगी? तो देखिए, जिस तरह से अभी बात की जाए तो किसान, मध्य प्रदेश के जो किसान की यदि हम बात करें तो अपनी जो फसल है उस पर एमएसपी बढ़ाने की बात कर रहे थे, जिसको सरकार ने कहीं ना कहीं माना है और 2200 की जगह 2700 रुपए जो है एमएसपी कर दी है। अब इसके अलावा बात की जाए सम्मान निधि की, तो हर महीने केंद्र सरकार किसानों को सम्मान निधि देती है और प्रदेश सरकार भी सम्मान निधि देती है, यानी कि साल भर में लगभग 12,000 रुपए जो है किसानों को दिए जाते हैं। तो सम्मान निधि हुई, इसके अलावा किसानों के लिए जो प्रयास सरकार कर रही है उसको बताते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से अभी मिलेट्स का जो काम है वो सरकार करने वाली है, यानी कि मोटे अनाज का, उसकी बिक्री पर जो जोर देने वाली है। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए जो काम कर रही है वो सरकार बताती हुई नजर आएगी। लेकिन विपक्ष लगातार हमले बोल रहा है कि किसानों की अनदेखी हो रही है। हालांकि जो किसान आंदोलन हुआ वो एक देखा गया कि एक जगह तक सीमित होकर रह गया, मध्य प्रदेश में उसका असर देखने को नहीं मिला। तो अब देखना होगा कि जनता, किसान, युवा किस ओर रुख करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल, तो ये देखने वाली बात होगी कि किसान किस ओर रुख करते हैं। फिलहाल बीजेपी के मैनिफेस्टो में किसानों को लुभाने की पूरी कोशिश की जाएगी, पुरानी बातें भी गिनाई जाएगी। नीरज, तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया। आप बने रहे हमारे साथ, फिर आपके पास लौटेंगे और खबरों पर जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। खिलचीपुर में वादा निभाओ पद यात्रा करेंगे दिग्विजय सिंह। सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक वादा निभाओ पद यात्रा चलेगी, जो उदासीन आश्रम में जाकर खत्म होगी। आपको बता दें कि फिर दोपहर 3:30 बजे से रात के 8 बजे तक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जाएगा। गुगाहेड़ा, बरखेड़ा, भोजा और भाटखेड़ा में नुक्कड़ सभा आयोजित किए जाएंगे। वादा निभाओ पद यात्रा करेंगे दिग्विजय सिंह। उदासीन आश्रम तक ये यात्रा चलेगी। सुबह से लेकर दोपहर तक ये पद यात्रा चलेगी, जिसके बाद दोपहर के बाद नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जाएगा। गुगाहेड़ा, बरखेड़ा, भोजा और भाटखेड़ा में नुक्कड़ सभा आयोजित किया जाएगा। वादा निभाओ पद यात्रा लेकर बीजेपी सरकार को घेरने निकलेंगे दिग्विजय सिंह। केंद्र और राज्य सरकार पर हमलावर होते दिखाई देंगे। निश्चित ही वादा निभाओ पदयात्रा नाम से ही साफ होता है, निश्चित ही बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश है। तमाम वादे याद दिलाने की कोशिश है जो विपक्ष को लगता है बीजेपी सरकार भूल गई। सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक वादा निभाओ पदयात्रा चलेगी, जिसके बाद ये पदयात्रा उदासीन आश्रम में आकर खत्म हो जाएगी। दोपहर 3:30 बजे से रात 8 बजे तक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जाएगा कई स्थानों पर। इन स्थानों में गुगाहेड़ा, बरखेड़ा, भोजा और भाटखेड़ा शामिल है। इन जगहों पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर तरह तरह के हथकंडे अपनाते दिख रहे हैं दोनों ही विपक्ष और सत्ताधीन पार्टी। सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से भी कई सारी कवायदों का दौर जारी है, तो वही विपक्ष भी तरह तरह के तरीकों को अपना करके जनता के बीच पहुंच रही है। और अब दिग्विजय सिंह वादा निभाओ पद यात्रा पर निकलेंगे। वादा निभाओ पद यात्रा दिग्विजय सिंह करने जा रहे हैं, जो कि सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगा। एक बार फिर से नीरज के पास चलेंगे। नीरज, वादा निभाओ पदयात्रा नाम से साफ होता है कि भाजपा को तमाम वो वादे याद दिलाने की कवायद है जो उनको लगता है बीजेपी सरकार भूल गई। पदयात्रा कब शुरू होगी, कहां तक जाके खत्म होगी, कितने लोग पदयात्रा में दिग्विजय सिंह के साथ शामिल हो सकते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो चुनाव प्रचार काफी जोर पकड़ चुका है और सभी पार्टियां जो है काफी जोर शोर से चुनाव प्रचार में लग गई हैं। और इसके बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राजगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार के साथ जो है आज खिलचीपुर में वादा निभाओ पद यात्रा करेंगे। यह पद यात्रा सुबह से शुरू होकर दोपहर तक चलेगी। खिलचीपुर से कुआंखेड़ा, ब्यावरा कला, गुनाखेड़ी, रतनपुरिया में दिग्विजय सिंह ये पद यात्रा करते हुए नजर आएंगे और रात को विश्राम बालाजी उदासीन आश्रम में होगा। हालांकि दिग्विजय सिंह जो वादा निभाओ जो पद यात्रा जो निकाल रहे हैं
उसमें सबसे बड़ा जो बात है वो ईवीएम, जिस तरह से ईवीएम से चुनाव ना हो, इसको लेकर दिग्विजय सिंह जो है पदयात्रा निकाल रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने किस तरह से जो वादे नहीं निभाए हैं उनको लेकर पदयात्रा निकाल रहे हैं। बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं दिग्विजय सिंह, और मतपत्र से चुनाव के नारे उनके साथ जो भीड़ है वो लगाती हुई नजर आ रही है। और जो है मतपत्र से जो चुनाव हो उसके लिए दिग्विजय सिंह प्रयासरत है। लगभग 400 उम्मीदवारों के नामांकन पर भरे हैं और दिग्विजय सिंह का कहना है कि मैं इसके लिए तैयारी कर रहा हूं कि इस पर जो चुनाव हो वो ईवीएम से हो, और प्रत्येक ईवीएम में प्रति निर्वाचन क्षेत्र में सहित 384 जो उम्मीदवार हैं वो हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह का पहला उद्देश्य जो है वो यही है, मतपत्र से चुनाव हो। इसके अलावा तमाम सारे मुद्दे हैं, किसानों को लेकर है, युवाओं को लेकर है, रोजगार के लेकर। जिस तरह से सरकार ने दावे किए थे कि 2 लाख युवाओं को रोजगार देगी हर साल, तो उसको लेकर भी दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर जो है भड़कते नजर आएंगे। फिलहाल ये पदयात्रा निकाली जा रही है, देखना होगा। हालांकि दिग्विजय सिंह ने एक बार पहले भी नर्मदा यात्रा की परिक्रमा की थी, हालांकि उसका असर देखने को भी मिला था कि 2018 में बीजेपी की जो है सरकार, कांग्रेस की जो है सरकार बनी थी। लेकिन अब फिर से दिग्विजय सिंह यात्रा निकालने जा रहे हैं। हालांकि ये जो पदयात्रा काफी छोटी है और 8 विधानसभा को ही कवर करेगी। जी बिल्कुल, तो एक बार फिर से पदयात्रा पर निकले हैं दिग्विजय सिंह और सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश है, फिर चाहे बात ईवीएम की हो या किसानों की हो। नीरज, ये भी जानना चाहेंगे कि आज के इस पदयात्रा में दिग्विजय सिंह के अलावा क्या कोई और भी बड़े चेहरे कांग्रेस की तरफ से शामिल हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जहां से दिग्विजय सिंह जो है यात्रा निकालने जा रहे हैं, वहां से खिलचीपुर के जो विधायक हैं वो है उस यात्रा में शामिल होंगे। इसके अलावा और भी कई नेता हैं कांग्रेस के जो उसी क्षेत्र के हैं, वो इस वादा निभाओ पदयात्रा में जो है शामिल होंगे। बिल्कुल, तमाम नेताओं का साथ दिग्विजय सिंह को इस यात्रा के दौरान मिलेगा। नीरज, ईवीएम की हम बात कर रहे थे, लगातार कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही है, तमाम विपक्षी दलों की तरफ से मांग की जा रही है। जैसा कि आपने अभी बताया, दिग्विजय सिंह की ये पद यात्रा भी कहीं ना कहीं मुख्य रूप से इसी बात को लेकर की जा रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, ईवीएम को नकारने की कवायद हो रही है। नीरज, जानना चाहेंगे कि चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद से ही ईवीएम का मुद्दा लेकर विपक्ष क्यों जुट गई है? ऐसा लगता है कि अपनी तैयारियों को धार देने के बजाय ईवीएम की रट पूरा विपक्ष मिलकर लगा रही है। क्या लगता है, कारगर होगा ये? देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो चुनाव के जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं सार्वजनिक है कि ये लोगों को मालूम है कि सरकार किसकी बननी है, और अभी भी जो सरकार, जो जनता है वो किसके फेवर में है। अब हालांकि जिस तरह से चुनाव हारने पर हमेशा से ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाता है, लेकिन यदि छत्तीसगढ़ में सरकार बनती है तो ईवीएम ठीक होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में वही सरकार बनती है तो ईवीएम में गड़बड़ होती है। इस तरह से जहां भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है, कांग्रेस को जो है हार का सामना करना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती हुई नजर आती है। लेकिन उस बात पर चुप हो जाती है जहां पर कांग्रेस के विधायक बनते हैं, उन क्षेत्रों में जहां कांग्रेस जीतती है उस बात पर कोई जवाब देते हुए कांग्रेस पर नहीं बनता है। तो जाहिर सी बात है कि एक बार ईवीएम होना जो है, जो चुनाव के पहले ही कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, तो दिग्विजय सिंह वादा निभाओ पदयात्रा पर निकले हैं, ईवीएम का मुद्दा मुख्य रूप से उठाते हुए नजर आएंगे और इस पदयात्रा में उनको तमाम लोकल कांग्रेस नेताओं का समर्थन भी मिलेगा। ईवीएम मुख्यतः रूप से और किसानों के मुद्दे को लेकर इस पदयात्रा पर दिग्विजय सिंह निकलेंगे। नुक्कड़ सभा का आयोजन भी देर शाम के बाद किया जाएगा। नीरज, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब खबर में आगे बढ़ेंगे। सपा ने एक बार फिर से अपने लोकसभा के प्रत्याशी बदल दिए हैं। आगरा और मेरठ सीट पर सपा ने अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं। विधायक अतुल प्रधान को अब प्रत्याशी बनाया गया है। भानु प्रताप का टिकट काट दिया गया है। मेरठ से सरधना से सपा विधायक है अतुल प्रधान और आगरा से सुरेश चंद्र कदम को सपा का टिकट मिला है। आपको बता दें कि सपा में लगातार टिकट को लेकर के गुत्थी सुलझती हुई नहीं दिख रही है। लगातार प्रत्याशी बदले जा रहे हैं। एक बार फिर से आगरा और मेरठ की सीट पर सपा ने अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं। कई जगहों पर ऐसे भी देखने को मिले कि सपा की तरफ से एक सीट पर दो प्रत्याशियों के नाम सामने आए। ऐसे में सपा शायद अभी भी प्रत्याशियों को लेकर असमंजस की स्थिति में है। एक बार फिर से 2 लोकसभा सीटों पर सपा के प्रत्याशी बदल दिए गए हैं। आगरा और मेरठ सीट पर सपा ने अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं। आपको बता दें कि इन सीटों पर प्रत्याशियों को बदला गया है।
अतुल प्रधान को नया प्रत्याशी बनाया गया है भानु प्रताप का टिकट काट करके। वहीं मेरठ से सरधना से सपा विधायक हैं अतुल प्रधान और आगरा से सुरेश चंद्र कदम को अब सपा का टिकट दिया गया है। आगरा से श्री सुरेश चंद्र कदम, वहीं मेरठ से अतुल प्रधान को प्रत्याशी बनाया गया है। अतुल प्रधान विधायक हैं फिलहाल। सपा की तरफ से 2 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों को बदल दिया गया है। अगली खबर का रुख करेंगे। सेंधवा से डही जा रही एक निजी यात्री बस बड़वानी थाना क्षेत्र के ग्राम बालकुआं के पास अनियंत्रित होकर अचानक पलट गई। हादसे में बस में सवार 22 वर्षीय युवती सारिका, पिता दिनेश निवासी पिसनावल की मौत हो गई। वहीं करीब 15 से 16 यात्री घायल हो गए। घायलों को बड़वानी जिला अस्पताल लाया गया है, जहां सभी का उपचार जारी है। घटना की जानकारी लगते ही बड़वानी विधायक और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचे और घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। बस में करीब 30 से ज्यादा लोग सवार थे। पुलिस ने प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 घायल लोगों के और 1 की मौत की पुष्टि की है। संजय, क्या हादसा हो गया? बस उल्टी था। कहाँ पर? ये रायगुन कहाँ से कहाँ जा रही थी? भागसुर में इधर ये बड़वानी आ रहा था। कितने लोग थे? गाड़ी लब थी गाड़ी। कितने घायल थे? घायल अभी लाए हैं हमारे यहाँ से। 3 उनको ज्यादा लगी हुई और एक वो छोरी उधर की है आगे की, उसको ठोकारा बहुत जम से लगा हुआ। बच्चे भी शामिल हैं? हाँ, बच्चे उनको उल्टी हो रहे ठोकारा लगने से। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम यहाँ भागसुर से और सिंगाना जाना था। एक एक्सीडेंट हुआ है सर, कितने घायल लाए गए हैं? एक बस पलटी है बालकुआ की इधर, जो सेंधवा से डही आ रही थी और उसमें जो पब्लिक बैठी थी 13 के आसपास चोट हुई है सबको। और गंभीर चोट वाली ऐसे कोई प्रवृत्ति नहीं है। बाकी एक महिला है जो रोशनी नाम है ना उसका, सारिका पति दिनेश, उसकी मृत्यु हुई है बस पलटने की वजह से। शायद छाती के अंदर गंभीर चोट लगी और सिर पर भी चोट लगी, इस तरह से उसकी मृत्यु हुई है। सड़क दुर्घटना की एक और खबर सामने आ रही है, जहां 2 बाइक की आपस में टक्कर हो गई है और इस टक्कर में 2 लोग जहां घायल बताए जा रहे हैं, वहीं 2 लोगों की मौत की पुष्टि पुलिस की तरफ से की गई है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में ले जाया गया है। आपको बता दें कि 2 बाइकों की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर से ये भीषण हादसा हुआ है, जहां 2 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आज शाम लगभग 7:30 बजे औरैया कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम पुरवाडोरी के सामने 2 मोटरसाइकिलों में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 4 व्यक्ति घायल हो गए। सूचना पर औरैया कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। चारों घायलों को इलाज हेतु CSC अजीतमल जरिए एम्बुलेंस रवाना किया, जिसमें से 2 व्यक्तियों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। 2 व्यक्तियों को समुचित इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज सैफई रवाना किया। मृतक दोनों कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम सलैया एवं शाहबादपुर के रहने वाले थे। मुजफ्फरनगर से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है, जहां चेकिंग के दौरान कार सवारों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक चोर को गोली लगी, वहीं एक चोर फरार होने में कामयाब हो गया। फरार आरोपी की तलाश पुलिस जारी कर रही है। वहीं चोरों के पास से एक तमंचा और कार बरामद की गई है। आज थाना नई मंडी में जॉली रोड पर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी, जिसमें एक सेंट्रो कार संदिग्ध प्रतीत हुई। जब उसे रोका गया तो वह रुकी नहीं और उसके द्वारा आगे जब पुलिस द्वारा उसका पीछा किया गया तो उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई है। पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लगी है। उस व्यक्ति के बारे में जब जानकारी की गई तो वो व्यक्ति का नाम जावेद है, सन ऑफ इलियास, जो कि मेरठ के लिसाड़ी गेट का रहने वाला है। मैम, क्या क्या इनसे बरामदगी हुई है और क्या कुछ आपराधिक इतिहास इनका? जावेद के पास से अपराधी जो थे, इनके पास से एक सेंट्रो कार जिसमें 23 बैटरियां हैं, टावर की 23 बैटरियां हैं, एक तमंचा कारतूस भी इनके पास से बरामद हुआ।
25,000 के इनामिया अपराधी से पुलिस की मुठभेड़ की खबर सामने आई है, जहां एक अपराधी के पैर में गोली लग गई है, वहीं दूसरा अपराधी पुलिस के गिरफ्तारी से भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने जेल भेजा है और जिला अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया है उस अपराधी को जिसके पैर में गोली लगी है। देखिए, अभी शाम को हमारे थानाध्यक्ष बिछवा उनीश त्यागी और उनकी थाने की टीम फर्दपुर के पास चेकिंग कर रही थी, वहाँ चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मैनपुरी की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर दो लड़के आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उनको चेकिंग के नाम पे रोकने का प्रयास किया तो वहाँ से चकमा देकर के भागने लगे। पुलिस पार्टी ने उनका पीछा किया और थाने को सूचना दिया तो थाने से एक सेकंड मोबाइल आई तो ये जीटी रोड से फकैता गांव की तरफ भागने लगे और जैसे ही पुलिस पार्टी नज़दीक पहुंची तो ये दोनों लोग गाड़ी से उतर करके पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर। अगली खबर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को लेकर है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मानवता का परिचय देते हुए सड़क हादसे में घायल लोगों का हाल जाना। बता दें कि उप मुख्यमंत्री जांजगीर दौरे से वापस लौट रहे थे, तभी उन्होंने काफिला रुकवाकर सड़क हादसे में घायल लोगों से मुलाकात की और उनके हाल चाल पता किए। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज़।